चैप्टर 2 जो है बेटा हम वेकेशन से पहले पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आर.एच. विटेकर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो समस्त सजीव है उनको कितने वर्गों में बांटा है, 5 वर्ग, जिसमें हम लोग ने देखा था कि कौन कौन से वर्ग होते हैं। मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटेस्टा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फंजाई या कवक वर्ग, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है कि जो फंजाई है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। तो नीट में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो देखो कि माइकोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फंजाई वर्ग की क्या विशेषता होती है, देखो मोडेरा के अंदर ऐसे प्राणी आ रहे थे जो कि क्या थे, एक कोशिकीय थे, आ रही बात समझ में, लेकिन कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे। ये सब किस में आ रहे थे, मोनेरा के अंदर, राइट। फिर आ रहा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो जीव थे वो एक कोशिकीय थे, लेकिन कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। अब आती है बात कवक की, तो कवक के अंदर कौन कौन से जीव आएंगे, तो कवक के अंदर जो जीव आते हैं बेटा वो होते हैं यूकेरियोटिक, ठीक है, प्लस बहुकोशिकीय, है ना। यूकोरियोटिक होगा लेकिन उनका शरीर बहुकोशिकीय होगा। फिर आता है एक नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि ये कवक वर्ग के अंदर जो जीव आते हैं वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें एक अपवाद होता है। कौन होता है, वो होता है यीस्ट। नाम सुना होगा, यीस्ट है ना, जो हम लोग बिवरेज वगैरह जो वाइन वगैरह बनाई जाती है उसके अंदर जिसका उपयोग किया जाता है ना, तो जो यीस्ट होता है ब्रेड वगैरह के अंदर उसका बनाने में यूज किया जाता है, जो यीस्ट होता है वो जो है ऐसी कवक है जो कि कैसी है, एक कोशिकीय। इसके अलावा जो होंगे वो कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। आगे बात समझ में, तो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, विशेषता होती है इसकी कोशिका भित्ति, जो इसको पादप वर्ग से अलग करती है। क्योंकि पादप वर्ग के जो जीव हैं वो भी कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ये इसकी इम्पोर्टेंट जो एक विशेषता हम मान सकते हैं वो होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, जबकि जो कवक होती है, जो फंजाई होती है ना, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका उदाहरण देखते हो कवक के अंदर पेनिसिलियम और मशरूम, आप लोग देखते हो इस तरीके से मशरूम खाई भी जाती है, जिसको हम कुकुरमुत्ता या छत्ता या जो मेंढक की छतरी आप लोग कहते हो, अभी जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर आ जाती है। तो जो मशरूम है ना, वो किसका उदाहरण है, हमारे जो कवक होती है, जो फंजाई होती है, उसी का क्या है, एग्जाम्पल है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है इसके अंदर ये जो है कवक के प्रमुख लक्षण अगर हम देखते हैं तो ये सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी होनी यानी पानी में भी होती है, मिट्टी में भी ये पाई जाती है ना। तो ये कैसी होती है, सर्वव्यापी होती है। फिर आता है कि इनका जो शरीर होता है, जो कवक होता है जनरली क्या होता है, ऐसे ये बहुकोशिकीय होती है, इस तरीके से कई कोशिकाएं मिलकर ये ऐसी संरचना बना लेती है, ठीक है। अब ये जो संरचना है वो कैसी होती है, शाखित होती है, मतलब ऐसे एक जो ब्रांच है उससे दूसरी ब्रांच जो होती है वो निकली हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो संरचना बन रही है ये क्या है, धागे जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, धागे जैसी संरचना है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, कवक तंतु, ठीक है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और पतले धागे की समान संरचना बना लेती है, जिसे कवक तंतु या इंग्लिश में हाइफी कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो ये हाइफी या कवक तंतु जो होती है नलाकार होती है, बहुकेंद्रकीय होती है, यानी हर एक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इनके बीच में इस तरह से क्या है, कोशिकाएं जो है वो डिवाइडेड है। तो ये जो आपको भाग दिख रहे हैं ना, ये क्या होंगे, कवक पट कहलाते हैं।
ठीक है। तो इनके बीच में अधिकतर जो कवक होती है वो कैसी होती है, पट युक्त होती है, पट पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति की क्या पाई जाती है, दीवार पाई जाती है। लेकिन जो म्यूकर होती है, म्यूकर नामक जो कवक होती है, उसके अंदर ये जो पट होते हैं वो घुल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है वो पूरा मिल जाएगा, कोशिका द्रव्य होगा ना वो पूरा मिल जाएगा, और उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, सकोशिकीय अवस्था कहलाती है, कोएनोसाइट कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन नीट में भी पूछी जा सकती है या आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है सकोशिकीय की डेफिनेशन की, सकोशिकीय कवक क्या चीज होती है। तो ऐसे कवक तंतु जिनमें क्या होते हैं, पट नहीं पाए जाते, है ना, जो इस तरीके से ये कोशिकाओं के बीच में जो डिवाइडेशन, ये पट जो आपको दिख रहे हैं ये नहीं होते। तो ऐसी जो कवक तंतु होते हैं उनका कोशिका द्रव्य आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं, बहु केंद्रकीय अवस्था में, बहु यानी बहुत सारे, केंद्रकीय यानी केंद्र, तो बहु केंद्रकीय अवस्था में पाए जाते हैं एक ही कोशिका द्रव्य में, और पट नहीं पाए जाते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सकोशिकीय अवस्था बोलेंगे। ठीक है, ऐसा किसमें होता है, म्यूकर में, सकोशिकीय कवक का उदाहरण म्यूकर। और पटयुक्त अगर हम बोले, पटयुक्त कवक का उदाहरण तो ये रहा पेनिसिलियम। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, अगर एग्जांपल पूछा नहीं जाता, समकोशिकीय या कोएनोसाइट क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया कवक तंतु जो होते हैं वो आपस में, जैसे ये एक तंतु है, ये कवक तंतु, ठीक है, मैं वापस पट बना रही हूँ, तो ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु ऐसे बहुत सारे आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये इस तरीके से कवक तंतु क्या हो गए, जुड़ गए, तो एक जाल के सदृश संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कवक जाल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कवक जाल के नाम से जाना जाएगा। आगे बात समझ में। फिर कोशिका भित्ति बता चुकी हूँ, काइटिन की बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, कवक तंतु जो है इनका शरीर अधिकांशतः शाखित और तंतु यानी धागे के समान होते हैं, उन धागे के समान संरचना को हम कवक तंतु या हाइफी के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद है कवक तंतु जो है वो बहुकेंद्रकीय होते हैं, यानी इनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, और ये पटयुक्त होते हैं। अगर पटयुक्त नहीं होंगे तो इसे समकोशिकीय अवस्था हम कह देंगे। फिर आता है इसमें पोषण को अगर हम लोग देखते हैं, पोषण के प्रकार देखते हैं, तो ये मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। मृतजीवी यानी जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं या पादप होते हैं, उनके जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देती है, सरल में बदल देती है, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देती है, यानी बड़ी जो संरचना होती है उसके छोटे अणुओं में क्या कर देती है, बदल देती है कार्बनिक पदार्थ को, जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनको, और फिर सरल कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करती है, यानी मरे हुए सड़े गले जो पादप भाग होते हैं या जंतु होते हैं उनसे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। फिर परजीवी दूसरे जीव या जंतु के ऊपर ये रह के, और उस जंतु जिसके ऊपर रह रहे हैं उससे अपना भोजन क्या करती है, अवशोषित करती है। आगे बात समझ में। फिर आता है सहजीवन, दो रूप में होता है, एक तो लाइकेन और एक कवक मुक्त। लाइकेन क्या होता है, शैवाल प्लस कवक यदि साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, कवक क्या करती है, कवक क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होता। आगे बात समझ में। तो जो कवक होता है वो कवक के अंदर चूंकि क्या नहीं होता, हरित लवक नहीं होता, तो अपना भोजन ये नहीं बना पाती। लेकिन ये कवक जो होती है वो आवास प्रदान करती है किसको, शैवाल को। तो शैवाल इसके साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, और शैवाल के अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है। तो ये क्या करती है, कवक तो इसको क्या दे रही है, आवास, और शैवाल बदले में इसको क्या दे रही है, खाना। आगे बात समझ में। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के द्वारा क्या बनाया जाता है बेटा, पीएच जो पीएच होता है, पेपर होता है, वो बनता है, जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि एसिड होता है या ये विलियन जो है वो एसिड है कि बेस। आगे से बात समझ में। तो जो लाइकेन होता है उसी की मदद से पीएच पेपर जो है वो बनाया जाता है। फिर आता है कवक मूल। कुछ पादप होते हैं जिनकी जड़ों में क्या होता है, कवक रहती
है, ठीक है। और जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, कवक मूल। तो इस तरीके से ये सहजीवन क्या करती है, कवक जो है वो जो है सहजीवन जो है अन्य किसी भी पादप या पादप ले लो या फिर शैवाल के साथ अपना जीवन क्या करती है, व्यतीत करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं जनन। जनन से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और क्या किया जा सकता है, अधिक नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जनन की कौन कौन सी विधियां जो है वो पाई जाती है कवक के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, कवक में जनन की पहली विधि है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। मतलब इन सारी विधियों से क्या करती है, कवक जो जगत है उसके अंदर आने वाले विभिन्न जो सजीव हैं वो जनन करते हैं। तो सबसे पहला आता है कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन होता है। मुकुलन का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मुकुलन और खंडन अगर मैं देखती हूँ, मुकुलन और खंडन, तो देखो कि कैसे होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ईस्ट के अंदर ये होता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं मुकुलन। मुकुलन में जैसे ये ईस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी रिक्तिका और ये इसका केंद्रक, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इसके ऊपर ये जो ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट कैसा है, एक कोशिकीय है, तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होगी, ऐसे आउटग्रोथ बनना शुरू होगी, ठीक। और इसका ये जो केंद्रक है ये भी क्या होना शुरू होगा, इस आधे हिस्से में जाना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर ये मुकुलन की मुकुल, इसको हम जो आउटग्रोथ बनी है बाहर, इसको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ठीक। अब ये केंद्रक जो आप देख रहे हो, ये केंद्रक क्या होने लग गया, ये आउटग्रोथ के अंदर आधा इस मेन बॉडी में रह गया और आधा इस साइड में रह गया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये मुकुल और बड़ा होगा, ठीक। तो केंद्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और धीरे धीरे ये एक और ये दो कोशिकाएं इस तरह से क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये मुकुलन विधि होती है। और खंडन में क्या होता है, ये ईस्ट है, ये इसका केंद्रक है, तो धीरे धीरे क्या होना शुरू करेगा, ये केंद्रक क्या होना शुरू करेगा, बीच में दबाव की वजह से दो हिस्सों में क्या करना पड़ेगा, क्या करना शुरू कर देगा, केंद्रक डिवाइड होना शुरू कर देगा, ठीक है। और यहाँ एक से क्या हो जाएगी, दो सेल्स क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये द्विखंडन विखंडन जो होता है इस तरीके से होता है कायिक जनन के माध्यम से। फिर अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है बेटा, निर्माण होते हैं बीजाणुओं के। बीजाणु निर्माण के द्वारा क्या किया जाता है, अलैंगिक जनन किया जाता है। और बीजाणु कौन कौन से बनते हैं, कॉनिडिया बनते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कॉनिडिया के अंदर देखो इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम दे रखा है, ये जो कवक तंतु है वो इस तरह से शाखित होता जाता है, ठीक है। और इनके अग्र सिरे पर इस तरह से गोलाकार बीजाणु बनते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉनिडिया कहा जाता है। तो ये जो कॉनिडिया है ये यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा एक, और ये नए कवक तंतु का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो कॉनिडिया धानी बीजाणु, धानी बीजाणु मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। तो ये धानी बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु ऐसे बीजाणु जिनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, कशाभिकाएं पाई जाएगी। तो इस तरीके से बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है, किसके अंदर, कवक के अंदर। अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है लैंगिक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसमें से आपके कुछ एक दो डेफिनेशंस भी हैं बेटा, जिसके बारे में आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो देखो लैंगिक जनन भी क्या होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। लेकिन कौन कौन से बीजाणु बनते हैं, निषक्त, एस्कस और बेसिडियम जो जीवाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। इसके अलावा देखो कुछ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपके डायग्राम नहीं दे रखा, फ्लो चार्ट पर मैंने नोट्स में दिया है आप लोगों को, ताकि आपको समझने में क्या रहे, थोड़ा सा इजी रहे, है ना। तो वो मैंने दिया है आपको डायग्राम, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के साथ ही हम लोग इसको समझेंगे। और कुछ जो एक आध डेफिनेशंस हैं वो भी क्या है आपकी दी हुई है, तो वो भी आपको समझना जरूरी है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बनाती हूँ, जैसे कि कवक तंतु है दो, एक कवक तंतु ये। चलो पहले आपको मैं कुछ डेफिनेशन समझा देती हूँ बेटा, कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपके काम में आएगी, तो आपको लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड्स आते हैं, पहला आता है अगुणित, दूसरा आता है द्विगुणित, है ना। फिर आता है प्लाज्मोगेमी या कोशिका द्रव्य संलयन,
कोशिका द्रव्य संलयन, ठीक है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। कभी कभी एग्जामिनर जो है वो आपको सीधे इंग्लिश वर्ड भी दे देते हैं, तो ध्यान रखना, इसको मैं लिख रही हूँ। एक, दो और ये तीसरा और ये चौथा, जिसके अंदर कैरियोगेमी या जिसे हम बोलेंगे केंद्रक संलयन। ठीक है, और इसके अलावा द्विकेंद्रकीय अवस्था या प्रावस्था, ये आपके एक एक नंबर में पूछा जा सकता है डेफिनेशन। सबसे पहले आती है अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। देखो, मनुष्यों में गुणसूत्र कितने हैं बेटा? टोटल 46। ठीक है, अगर ये 46 का हाफ कर देते हैं हम तो कितना होता है? 23। यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुणसूत्र आधे उपस्थित है, आधे, यानी आधा, ठीक है, यदि गुणसूत्र की संख्या आधी है तो उसे बोलेंगे अगुणित। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एन जहां पर भी लिखा हो दैट मीन्स क्या है? अगुणित अवस्था। अगुणित होने का मतलब है आधी गुणसूत्र की संख्या। फिर द्वि यानी क्या होता है? डबल। द्वि से ले लो डबल, यानी गुणसूत्र क्या हो जाए? डबल। 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 46। गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? डबल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n। 2n यानी n का डबल, तो कितना हो गया? 46। इधर हो गया 23। तो अगर गुणसूत्र डबल उपस्थित है दैट मीन्स द्विगुणित अवस्था, 2n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है कोशिका द्रव्य संलयन और केंद्रक संलयन। देखो, जैसे ये एक कवक तंतु है, ठीक है, इसके अंदर सपोज एक केंद्रक है, इस कवक तंतु के अंदर भी एक केंद्रक उपस्थित है। अब ये दोनों पास में आए, है ना, ये दोनों पास में आए मतलब क्या हुआ? जुड़े। इस तरीके से समझना इसको अच्छे से। ये आपस में चिपक गए, ऐसे चिपके, इनकी मध्य की भित्ति क्या हो गई? अब इसमें भी कोशिका द्रव्य है और इसमें भी कोशिका द्रव्य, तो इनकी जो मध्य की भित्ति थी वो हट गई, घुल गई, है ना। जैसे इनके पास आए, पास आने से घुल गई, तो केंद्रक तो यहाँ रह गया। ये इसका केंद्रक है ए और इसका बी, ये ए और ये बी, लेकिन ये कोशिका द्रव्य क्या हो गया? मिल गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य संलयन। संलयन का मतलब मिलना। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है कि कोशिका कितनी हो गई? एक हो गई, लेकिन केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? 2। इसको हम अगर मानते हैं n, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, यानी अगुणित अगुणित n, तो यहाँ पर क्या हो गया? n प्लस n अवस्था आ गई। ये अभी तक मिले नहीं है, मिलते तो 2n हो जाता, लेकिन अभी है क्या? कोशिका द्रव्य तो मिल गया, जिसको हमने क्या बोला? कोशिका द्रव्य संलयन या प्लाज्मोगेमी। लेकिन अभी तक ये दोनों केंद्रक कभी संलयित नहीं हुए, तो कोशिका एक लेकिन केंद्रक 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विकेंद्रकीय प्रावस्था। यानी जब भी क्या होता है? कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है, कोशिका द्रव्य संलयन हो जाता है, और केंद्रक आपस में जब तक नहीं मिले होते हैं तो कोशिका कौन सी अवस्था में होती है? n+n प्रावस्था में, यानी द्विकेंद्रकीय प्रावस्था में होती है। और धीरे धीरे क्या होगा? ये जो केंद्रक है वो अगर आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, और एक केंद्रक बन जाता है। तो केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है? केंद्रक संलयन कहलाता है। आगे बात समझ में? तो ये जो है मेन आपके डेफिनेशंस थी, जो आपको जो फ्लो चार्ट है समझना जरूरी था, और इसको आपको क्या किया जाता है? एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये यहाँ पर आपके क्या हुआ? तो अब देखो, इसकी लाइफ साइकिल को अगर हम समझते हैं तो कवक तंतु ये एक है, और इसको प्लस से लिख दिया मैंने, और कवक तंतु सेकंड है, इसको मैंने किससे लिख दिया? माइनस से लिख दिया। ठीक है, अब कवक तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होते हैं? हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हाफ होते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये कवक तंतु आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले क्या होगी बेटा? कोशिका द्रव्य संलयन होगा कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन होगा तो कौन सी अवस्था आएगी? द्विकेंद्रकीय प्रावस्था आई, यानी n+n वाली प्रावस्था आई। अब n+n प्रावस्था के बाद क्या होगा? केंद्रक
संलयन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोगेमी। ये केंद्रक मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। केंद्रक संलयन जैसे ही होता है तो इसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, ठीक है। अब ये एन एन था, यहाँ एन एन हो गया, ये आपस में मिल गए, केंद्रक एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो युग्मनज बना, है ना। युग्मनज के बनने से अब प्लस वाले का n और माइनस वाले का n जुड़ेगा तो एन एन कितना हो जाएगा, 2n। मतलब युग्मनज में क्या होगा, जैसे कि अगर समझते हैं ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, इसमें इससे n आया और इससे भी n आया, ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है। इनके जुड़ने से, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। तो सेम वही हुआ कि कवक तंतु ये था और कवक तंतु ये है, ये आपस में संलयित हुए। तो पहले तो हो गई कोशिका द्रव्य संलयन, यानी कोशिका द्रव्य इनका मिला और फिर कोशिका द्विकेंद्रकीय अवस्था में आ गई। फिर उसके बाद इनका केंद्रक संलयन हुआ, यानी केंद्रक मिले तो बना क्या, युग्मनज। युग्मनज कौन सी अवस्था आ गई, द्विगुणित अवस्था आ गई, ठीक है। अब युग्मनज में कौन सा विभाजन होता है बेटा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी। और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है वो होती है बीजाणु। अभी देखा था हमने कि बीजाणु 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, लैंगिक जनन मिशक्त, एस्कस या बेसिडियम। तो इन्हीं में से कोई बीजाणु क्या होता है, बनता है, जैसे कि एस्कस बन सकता है, बेसिडियम बन सकता है या निशक्त बन सकता है। अब ये बीजाणु क्या होंगे, जमीन में गिरेंगे, अंकुरित होंगे, बीज जैसे अंकुरित होता है वैसे अंकुरित होंगे और किसमें डेवलप हो जाएंगे, कवक तंतु में। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगर बीजाणु बन रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। तो और इसीलिए कवक तंतु में गुणसूत्र कैसे होते हैं, आधे होते हैं, अगुणित अवस्था में होते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये जो चक्र है पूरा, अगर आपको पूछ लिया जाता है कवक का जीवन चक्र बताइए तो भी आपको ये बनाना है, लैंगिक चक्र जनन को समझाइए तो लिखा हुआ मैंने है आपको अलग से नोट्स के अंदर, ठीक है। लैंगिक जनन की प्रावस्था करके तो आप एक्सप्लेन वहां से याद करके कर सकते हो। अगर जीवन चक्र बताए तो भी यही करना है आपको, आगे बात समझ में। और यदि आपको क्या बताए, लैंगिक जनन को समझाइए तो भी आपको यही बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कवक की यूटिलिटी क्या है और कवक का जो डिवाइडेशन होता है यानी वर्गीकरण जो है वो कौन कौन सा है। तो कवक की यूटिलिटी और जो वर्गीकरण है वो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे।